हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वैक्यूमी में। और आज हम क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर 6 लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट बताने वाला हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है आपकी अनसर्टेनिटी, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है? आप चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करें, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते टाइम कुछ एरर आता है। एरर आने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई 1 केजी का कोई मैटर है, ठीक है? और आपने इसको अपने वेइंग मशीन से, अपने वेट मशीन से इसको मेजर किया। तो जब आपने इसको मेजर किया तो ये आपका निकल के आया 1.001 केजी। इट मीन्स कि जो 1 केजी का एग्जैक्ट मेजरमेंट था, जो कि आपको पता था कि शायद 1 केजी मैटर होगा, वो अभी निकल के आ रहा है 1.001 केजी। इट मीन्स कि आपके इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कुछ डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द अनसर्टेनिटी विच ऑकर्स इन द मेजरमेंट। ओके। और अनसर्टेनिटी को हम सिंपल लैंग्वेज में एरर भी कह सकते हैं, ठीक है? तो अब क्वेश्चन एराइज होता है कि एग्जैक्टली एरर क्या होता है। तो देखिए, एरर को हम जनरली डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कि जो हमारा एरर होता है, एरर, ये एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है? तो अब दिमाग में ये सवाल आता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस है? ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करती हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? तो जैसे मान लो कि आपने 2.32 केजी, आपने इतने मास का कोई मैटर लिया हुआ है, ठीक? और जब आपने इसको मेज़र किया तो वो निकल के आया 2.30 केजी, ठीक? ऐसा भी हो सकता था कि जो आपने मेज़रमेंट किया वो निकल के आ जाए 2.35 केजी, ठीक? तो क्या ये जो मेज़र्ड वैल्यू है, क्या वो ट्रू वैल्यू के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। ट्रू वैल्यू की क्वांटिटी कुछ और है, जबकि मेज़र्ड वैल्यू की क्वांटिटी कुछ और है। तो जो हमारा एग्जैक्ट रिटन मास होता है, या फिर ये कह लो कि जो हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें होना चाहिए, वो हमारा क्या है? ट्रू वैल्यू है। और इसके आसपास जो मेजरमेंट आता है, जो हम मेजर करके निकालते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका पहला केस है, इस केस में ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप इस फॉर्मूले के तहत क्या करोगे? 2.32 यहाँ लिखोगे और माइनस कर दोगे 2.30, यानी कि लगभग आपका जो एरर होगा वो 0.02 केजी का होगा, ठीक है? अच्छा, और ये एरर प्लस में आ रहा है। अगर हम सेकंड वाले केस को देखें, इस केस को, तो अगर इस केस को आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको 2.32 जो कि आपका ट्रू वैल्यू है, उसमें से आपकी मेजर्ड वैल्यू 2.35 को माइनस करना होगा। और जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.03 केजी, बट इट विल बी इन नेगेटिव, ये माइनस में आएगा। इसका मतलब कि जो एरर है वो आपके केस में एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है। बट एरर तो वो डेविएशन होता है वैल्यू का, जो हम ट्रू वैल्यू से चेक करते हैं। तो अब डेविएशन राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। इट मीन्स कि ओवरऑल हम एरर की एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। मतलब कि अगर मैं पहले मेजरमेंट को देखूं तो एब्सोल्यूट एरर कितने का होगा? 0.02 केजी का। और दूसरे वैल्यू को देखूं तो एब्सोल्यूट जो एरर होगा वो कितने का होगा? 0.03 केजी का। इसमें माइनस और मतलब प्लस और माइनस से हमारा कोई खास मतलब होता नहीं है, ठीक? तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, तो एरर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस तो होता है, बट आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो एरर होगा उसमें हम एग्जैक्टली हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यूज में हम एरर को हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। वो चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो अब आपको एरर की कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक? हम एक्चुअली ये देखने वाले हैं कि जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें जो एरर्स होते हैं उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको एरर समझना ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ने के लिए मैं आपको ये बताऊँगा कि हम एरर्स को लिखते कैसे हैं। तो देखिए,
एरर को जरा लिख के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट आपने कुछ ऐसे किया हुआ है, लेट्स से इट इज 2.62 प्लस माइनस 0.01 केजी, आपने कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका वैल्यू है 2.62, ये तो आपकी ट्रू वैल्यू है। अब इस ट्रू वैल्यू में आपका जो एरर निकल के आ रहा है, लेट्स से कि वो मशीन का, वो सिस्टम का एरर है, जो कि कितना है, 0.01 केजी के अप्रॉक्स एरर है। ठीक, तो हम इस एरर को ही कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगाने का मतलब तो आपको बेहतर पता है कि एरर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है। तो उस केस में आपका पॉजिटिव एरर आएगा, और जो मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू से ही ज़्यादा हो गई तो एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल एरर दोनों केस में हो सकता है, बट ये रही आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो, और ये क्या है, आपका एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चीज़ों को पहले समझेंगे एक एक करके कि यहाँ पे जो आपका ट्रू वैल्यू है इस एग्जांपल के लिए वो है आपका 2.62। ठीक है, सेकेंड केस जो आपका एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर वो है आपका 0.01। ठीक है, चलिए अब एक और टाइप का एरर मैं आपको समझाता हूं जो कि है रिलेटिव एरर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर दो एरर्स का रेशियो होता है। कौन सा एरर का, और उसमें भी हम एरर्स का रेशियो नहीं बोलेंगे, इसको हम ये कहते हैं कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है, अगर हम उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, रिलेटिव एरर मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पे अब आप इसी एग्जांपल को देखिए, अगर मैं 0.01 को डिवाइड कर दूं 2.62 से, तो इस केस में हमारी जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, अब रिलेटिव एरर आपको समझ में आ गया है। अब अगला टॉपिक है परसेंटेज एरर। आप यहाँ से ये भी क्लियर कर सकते हैं कि परसेंटेज एरर इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो इनटू 100। मतलब ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में पहले तो आपने ये समझा कि एरर किसे कहते हैं। एरर में मैंने आपको ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू बताया। ठीक, उसके बाद मैंने ये बताया कि जो हम एरर निकालते हैं जनरली किस नेचर का होता है, एब्सोल्यूट नेचर का। और इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 0.01 है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। हम चाहें तो एब्सोल्यूट से रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट से रिलेटिव एरर निकालने के लिए 0.01 को 2.62 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उस वैल्यू को अगर हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इस स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे या फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो एरर्स को कैसे जनरली फाइंड किया जाता है। तो हम जनरली वही एग्जांपल ले रहे हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रिटन है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं हम। तो देखिए, आप यहाँ पे जब आप स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे, या ये आपका काम है, इसे आप पढ़िए, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया गया है किसी एक रेक्टेंगुलर सीट का। अब ये जो लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगुलर सीट का, तो इसमें लेंथ दी गई है 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये आपका जो है वो एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, और ये आपकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, और अगर आप इसे चाहें तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इसका परसेंटेज एरर है ये, और मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में ही बताया था कि परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू में से 0.1 ऊपर लिखेंगे, 16.2 को नीचे लिख देंगे और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.6%। ठीक है, सिमिलरली अगर ब्रेथ आपके पास दिया हो तो ब्रेथ का भी आप मेजरमेंट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब कि आपको इस पूरी क्वांटिटी को और इस पूरी क्वांटिटी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करते टाइम जो परसेंटेज एरर्स होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि व्हाइल मल्टीप्लाइंग द परसेंटेज एरर्स आर एडेड, ठीक है? और जैसे ही आप परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। आप ऐड करके देखिए, यहाँ पे क्या है 0.1 और ये क्या है 1, तो 1.0 सॉरी, यहाँ पे जो एरर है वो है 0.6% का जो परसेंटेज एरर है, और यहाँ पे जो परसेंटेज एरर है वो कितने का है 1% का। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0.6 यानी कि 1.6% आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा गया 1.6%। और अगर आप इसे चाहें तो आप इसे अपने एब्सोल्यूट एरर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पिछली बार हमने एब्सोल्यूट से परसेंटेज में चेंज किया था, इस बार आप परसेंटेज से क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट में चेंज कर सकते हैं। तो जब आप परसेंटेज से एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो इस ये लगभग हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये चला जाएगा आपका लगभग 164 के आसपास। ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने इसको राउंड ऑफ क्यों किया, या फिर चीज़ें कैसे सॉल्व हो रही हैं? तो देखिए, जो आपने मेज़रमेंट लिया था, उसमें स्टार्टिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इसका मतलब रिज़ल्ट में भी कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें 3 लाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो टोटल एरिया निकल के आ रहा है, उसका मेज़रमेंट आया 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 164 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया तो होगा, लेकिन उसमें अगर एरर होना भी होगा तो कितने का होगा? या तो प्लस में 3 या तो माइनस में 3, ओके? ठीक है? तो आपको ये स्लाइड बेहतर समझ में आ गया होगा, ठीक? आप चाहें तो ये जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, उसे पढ़ के इसे दोबारा से भी समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला स्लाइड देखते हैं अब। अगर आप कोई सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा करते हैं, बस ध्यान रहे कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 2 चीज़ें नहीं करनी है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो अगर उसमें n सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो रिज़ल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? n सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस केस में जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा रिज़ल्ट आता है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होते हैं जितने कि हमारे क्वेश्चन में थे। लेकिन जब हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए, हम ये चेक करते हैं कि दिए गए क्वेश्चन में डेसिमल प्लेस के बाद सबसे कम डिजिट किसमें थे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो यहाँ 12.9 है, यहाँ 7.06 है। डेसिमल के बाद यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है। यानी कि भले ही आपको माइनस करने के बाद आया हो 5.84, बट रिज़ल्ट में डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? केवल 1 नंबर है। ठीक? तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता रखा हूँ। अगर आप चाहें तो ये पूरे स्टेटमेंट को फिर से पढ़ के और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पे आते हैं। ठीक है? देखिए, ये कह रहा है द रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का जो रिलेटिव एरर होता है, वो केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर पे डिपेंड ना करके इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो नंबर था क्या। ठीक है? ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान लो कि अगर आपने कोई मेज़रमेंट किया, ठीक है? और मेज़रमेंट में 1.02 ग्राम का कोई मेज़रमेंट था, और उसमें जो एरर या एक्यूरेसी आप जैसे बोल लो, इसको जिस तरीके से बोल लो, वो आया 0.01 ग्राम का। ठीक? जबकि आपने कोई अदर मेज़रमेंट किया, तो उसमें 0.01 ग्राम का ही आया। लेकिन अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें, तो इस केस में रिलेटिव एरर हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमारा तरीका होगा 0.01 अपॉन में 1.02, ठीक? और अगर हम इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहें, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके? लेकिन सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे? 1.02 अपॉन में, नहीं सॉरी, सेकंड वाले केस में 9.89 ग्राम लिया था और 0.01 ग्राम ऑफ, और जो एरर या एक्यूरेट वैल्यू जो थी वो इतनी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.01 और डिवाइड कर देंगे 9.89 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो परसेंटेज एरर कितने का आ जाएगा यहाँ पे आया है 0.1% का और यहाँ पे आया है 1% का लगभग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में, यहाँ पे कितने परसेंट का है, 1% का, और यहाँ पे है 0.1% का। इसका मतलब कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं इन अ मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। यानी कि कहने का सेंस ये था कि हम जब भी वैल्यूज कैलकुलेट करें तो हमें उस केस में हमेशा एक अधिक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेजरमेंट्स को लेकर चलना होगा, जिससे कि जो हमारा आने वाला रिजल्ट हो वो लगभग एक्यूरेसी के करीब जाए। ठीक है, तो अब इन चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिलेटिव एरर होता है किसी भी नंबर का, वो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड ना करके उस नंबर पे भी डिपेंड करता है जो पहले से वहाँ पे मौजूद था। जैसे कि यहाँ पे 1.02 है, जो ओरिजिनल नंबर था, जिसको आप ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ पे 9.89 है, जो आपका ट्रू वैल्यू था इस केस में। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एरर पे ना डिपेंड करके ये अपने नंबर इटसेल्फ पे भी डिपेंड करता था। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।